जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। यहाँ से दोस्तों भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, भारत की नदियाँ से यहाँ से फिक्स है। ये जो अभी मैं टॉपिक कराने वाला हूँ यहाँ से फिक्स है, एक भी मतलब प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ये जो आपका चैप्टर है देख लीजिए, भारत की नदियाँ से पूरा आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसी को मैं आपके बीच लेकर आया हूँ और ये पूरा कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही मददगार है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और ख़ासकर बीपीएससी में 2 प्रश्न फिक्स हैं। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी बीपीएससी हो गया और यूपीएससी बड़े बड़े लेवल के जो परीक्षाएं होते हैं, स्टेट पीसीएस हो गए और एसएससी सीजीएसएल और सीजीएल लेवल या बिहार एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम, उसमें अधिकांशतः खासकर दरोगा में तो 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की नदियों से और बिहार की नदियों से। तो अभी इस वीडियो में हम लोग भारत की नदियाँ कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में जो बचेगा उसको हम क्लियर कर लेंगे। इसके बीच हमें अभी 70 बीपीएससी के लिए वो लेकर आना है केंद्रीय बजट, तो इसके बाद वाला वो अपलोड कर देंगे। देखिए भारत की नदियाँ, ठीक है, भारत की नदियों के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए भारत की नदियाँ 2 तरह की होती हैं। ठीक, भारत में कितने तरह की नदियाँ हैं? 2 तरह की। एक आपका हिमालय नदियाँ, ठीक है, एक हिमालय के क्षेत्र में जो नदियाँ होती है उसको बोलते हैं और एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो नदियाँ होती है वो। ठीक, तो हमें 2 तरह की नदियों के बारे में आज पढ़ना है, एक हिमालय नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक, तो हिमालय नदियाँ में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? देखिए हिमालय नदियाँ में आपके आ जाएगी सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो ये मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं। ठीक, आप क्षेत्र देख सकते हैं, भारत के नक्शा में दिखाया गया है, जो मार्किंग किया गया है ये ब्रह्मपुत्र नदियाँ इस क्षेत्र में होती है और ये बीच में जो होती है ये आपके गंगा नदी, ठीक, और ये जो है आपका सिंधु नदी। ठीक, उसी तरह ठीक इसमें देख लीजिए दिखाया गया है आपका ये मध्य, मतलब सबसे नीचे की क्षेत्र में जो हमारा ग्राफ है, नीचे हम देखेंगे तो हमारा नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी ये सब नदियां हैं। ठीक, तो इसे क्लियर कर लेना है। तो दक्षिण भारत की नदी आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत की दक्षिणतम नदी कौन है। ठीक है, तो देख लीजिए नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है। आगे देखिए, अब बारी बारी से जानना है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक, तो देखिए पहले हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ किसे कहते हैं? यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ ये क्या होती है? मौसमी होती है। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल से होता है, ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय नदियों में वही नदियाँ संचालित होती है जहाँ पर वर्षा होता है। ठीक, यानी गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है और इस प्रकार की नदियों को प्रायः गर्मी के, ये क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है ये गर्मी के मौसम में सूख जाती है, बारिश आएगा फिर भर जाएगी। ठीक, उसके बाद हिमालय नदियों की हम बात करें तो हिमालय नदियों में देखिए हिमालय नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, इसलिए हिमालय नदियाँ कहलाती है। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती है ये वर्षाविहीन होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है, इसलिए इसे वर्षावाहिनी कहते हैं, वर्षावाहिनी, क्योंकि सालों भर यहाँ पानी रहता है इसमें। ठीक, अब इनका जल का स्रोत देखिए, ग्लेशियर हो गया, वर्षा जल हो गया, ठीक है ना। तो देखिए एक प्रायद्वीपीय है, ठीक है, और उसके बाद एक खाड़ी जिसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए प्रायद्वीपीय में प्रायद्वीपीय भूमि का वो भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। यानी भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो लेकिन उसका एक भाग क्या हो? सूखा हो, ठीक है, उसे प्रायद्वीपीय भाग बोलेंगे। और खाड़ी देख लीजिए, खाड़ी किसे बोलेंगे? यानी समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है। ठीक, इसका अपोजिट, यानी तीनों ओर से स्थल से घिरा हो और एक भाग उसका समुद्र से, ठीक है, ठीक इसका अपोजिट है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। जो दक्षिण की भारत है, ठीक है, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, राप्ती, ताप्ती, नर्मदा, ये बताया था मैंने, ठीक ना। तो देख लीजिए क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए एक तरफ है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक तरफ अरब सागर। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सी जो नदियाँ हैं
वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में आपका साबरमती नदी गिरती है, माही नदी गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, मांडवी नदी भी अरब सागर में गिरती है, और जुआरी नदी भी अरब सागर में गिरती है, और शरावती नदी भी अरब सागर में गिरती है, और गंगावेली नदी भी अरब सागर में गिरती है, और पेरियार नदी भी अरब सागर में गिरती है, और भरतपुजा नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो ये जो इतनी नदियां हैं ये सब अरब सागर में गिरने वाली है। ठीक है, एक बार और रिकॉल करते हैं। साबरमती अरब सागर में गिरती है, माही नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है, जुआरी नदी अरब सागर में गिरती है, और शरावती नदी भी अरब सागर में गिरती है, गंगावेली नदी अरब सागर में गिरती है, पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है, और भरतपुजा भी अरब सागर में गिरती है। तो ये अरब सागर की नदियां हैं। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखिए। तो दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वैतरणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पेनार नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक वैगर्त नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक ताम्रपानी नदी भी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, देख लीजिए। तो ये दो तरह की नदियां हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक, तो इसे क्लियर कर लेना है। अब आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं ये कौन कौन सी है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ पर दिखाया गया है। प्रश्न पूछते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी, ऑप्शन दे देता है। तो देख लीजिए फिगर में, दामोदर है, हुगली है, स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, ये सब क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। भारत की वैसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये सब। उसके बाद दामोदर नदी देख लीजिए बारी बारी से। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है वो झारखंड में पड़ता है। 2000 ईस्वी के पहले जो झारखंड था वो बिहार में ही पड़ता था, लेकिन अब बंटवारा हो गया है, इसलिए 15 नवंबर 2000 के बाद ये इसका उद्गम स्थल अब झारखंड में पड़ने लगा है। ठीक, इसका बहाव क्षेत्र देखिए तो झारखंड से पश्चिम, ठीक है, झारखंड से पश्चिम बंगाल की ओर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी विशेषता क्या है, तो दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, हुगली नदी में। ठीक, तो यह है दामोदर नदी। उसके बाद देखिए स्वर्ण रेखा की हम बात करें तो स्वर्ण रेखा में आपकी देखिए स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल रांची के पठार, ये भी कहाँ है, झारखंड में पड़ता है। यानी स्वर्ण रेखा की उद्गम स्थल जो है ये भी रांची के पठार से होता है, और इसका बहाव क्षेत्र झारखंड होते हुए उड़ीसा में जाती है, फिर उड़ीसा से पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद हो गया। यानी स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल रांची के पठार से होते हुए उड़ीसा जाते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। वैतरणी नदी की बात करें हम तो देखिए वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्योंझोर है, क्योंझोर पठार जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, और देखिए इसका बहाव क्षेत्र उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में होते हुए गिर जाता है। ठीक, तो क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। उसके बाद देख लीजिए वही है ब्राह्मणी नदी की बात करें हम तो ब्राह्मणी नदी देखिए ये शंख नदी और कोयल नदी पहले, ठीक है, शंख नदी में पहले जाता है। एक तरफ से शंख, इसका ब्राह्मणी नदी का जो पानी है एक शंख नदी में फैलता है, फिर कोयल नदी में, और ये दोनों का जहाँ मिलन होता है आगे चलकर उसको राउरकेला बोलते हैं। ठीक, राउरकेला। ठीक, और यही आगे चलकर ब्राह्मणी नदी कहलाता है। ठीक है, याद रखिए। तो प्रश्न पूछेगा कि ब्राह्मणी नदी का किन दो नदियों के मिलने से निर्माण होता है, तो शंख नदी और कोयल नदी, और पूछेगा शंख नदी और कोयल नदी का जहाँ मिलन होता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो राउरकेला बोलते हैं, राउरकेला। इसकी विशेषता देखिए, इसकी विशेषता है कि झारखंड से आने वाली दो नदियाँ शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है, वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है, और आखिरी में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पॉइंट बनते हैं एग्जाम के दृष्टि से। ठीक, अब देखिए आगे है आपका कि महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम स्थल जो है ये सिंहवा पहाड़ी है। ठीक है, और सिंहवा पहाड़ी कहाँ पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
तो महानदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल सिवा पहाड़ी है और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसका बहाव क्षेत्र देखें तो छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जाता है, तो उड़ीसा में फिर जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। पहले छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा जाता है और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बंगाल पहुंचकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, मिल जाता है। इसका पॉइंट देखिए कि उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तो प्रश्न पूछेगा महानदी कहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो उड़ीसा के कटक शहर में। दूसरा पॉइंट है कि तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी कौन है, तो तेल नदी और जोंक नदी। जोंक जो होता है ना, बरसात के दिनों में जोंक जिसको चेरा बोला जाता है, नहीं चेरा अलग हो गया, जोंक वो हो गया जो चिपक जाता है और खून पीने वाला होता है, उसको बोलते हैं जोंक। अब देखिए गोदावरी नदी की हम बात करते हैं। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के नासिक में से होते हुए इसका उद्गम स्थल होता है। यानी महाराष्ट्र का जो नासिक क्षेत्र है वो नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर है, वहीं पर इसका उद्गम स्थल होता है। बहाव क्षेत्र देखें तो महाराष्ट्र से निकलकर छत्तीसगढ़ में पहुंचता है, फिर तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक, गोदावरी नदी की अगर लंबाई बात करें तो हम 1465 किलोमीटर है। ठीक, यह दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन, यही है। ठीक है, तो गोदावरी नदी है तो भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है। इसे बृहद गंगा भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछेगा बृहद गंगा किसे बोलते हैं, तो गोदावरी को। ठीक है, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद है नासिक, गोदावरी के तट पे है। तो प्रश्न पूछेगा नासिक जो है, जो नासिक शहर है गोदावरी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखिए, आगे है आपका ये सब क्षेत्र है। ठीक है, गोदावरी नदी के सहायक नदियां है। ठीक है, ये त्र्यंबकेश्वर है, पूर्णा है, पेनगंगा है, वर्धा है, ये सब क्या है, सहायक नदियां है। देख लीजिएगा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, वर्धा, पेनगंगा, पूर्णा, मंजीरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक, आगे देखिए कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी के उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है इसका स्थान, स्टार्टिंग कृष्णा नदी का। और बहाव क्षेत्र की बात करें तो देखिए ये महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक होते हुए तेलंगाना पहुंचता है, फिर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये प्रवेश करता है। इसकी विशेषता देखिए, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, याद रखना। और कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कोयना नदी है ना, इसे महाराष्ट्र की जीवन धारा भी कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है, याद रखिएगा। हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी के तट पे है, तो मूसी नदी के तट पे है। और चौथा पॉइंट इम्पोर्टेंट जो है वो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देखिए कृष्णा की सहायक नदियाँ है भीमा है, मूसी है, तुंगभद्रा है, भद्रा है। तुंग और भद्रा को मिलाने से ही तुंगभद्रा का निर्माण हुआ है। मलप्रभा है, घटप्रभा है, कोयना है। ठीक है, ये सब क्या है, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, मूसी है, तुंगभद्रा है, भीमा है, घटप्रभा है, मलप्रभा है, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए पेनार नदी। पेनार नदी की बात करें तो पेनार नदी ये इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक के कोलार है। कर्नाटक के कोलार से पेनार नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक, उसके बाद इसका बहाव क्षेत्र देखें तो कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कावेरी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी ये कर्नाटक में पड़ता है। इसका बहाव क्षेत्र देखें तो कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु जाता है और फिर वहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए विशेषता देखें हम तो यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी बोला जाता है। तो सदाबहार नदी कावेरी नदी को बोला जाता है और इसमें सालों भर पानी रहता है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी। ठीक, उसके बाद वैगई नदी है। वैगई नदी देख लीजिए, तो वैगई नदी ये तमिलनाडु के पाक के खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, पाक की खाड़ी में कौन सा, तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है और मुदैर शहर वैगई नदी के तट पे है। ठीक, उसके बाद ताम्रपर्णी नदी की बात करें तो ये मनार की खड़गंगा शहर है। ठीक है ना, ये तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है।
आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम स्थल देखें तो ये अरावली की पहाड़ी, राजस्थान का एक शहर है अजमेर, वहीं पर अरावली पहाड़ी है, वहीं से इसका स्टार्टिंग होता है, उद्गम स्थल है अरावली पहाड़ी। ठीक, उसके बाद इसका बहाव क्षेत्र देखिए तो राजस्थान से होते हुए गुजरात पहुंचता है और फिर कच्छ के रण में यह प्रवेश कर जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका विशेषता, तो यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यानी वहीं पर इसकी समाप्ति होती है। तो लूनी नदी कहाँ पे ख़त्म होती है, तो ये गुजरात के कच्छ में, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। तो मरुस्थलीय नदी किसे कहते हैं, तो ये लूनी नदी को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, ये सब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं जो पहले ही हम बता चुके हैं। उसके बाद है साबरमती नदी। तो साबर नदी की हम बात करें, साबरमती नदी की, तो देखिए इसका उद्गम स्थल उदयपुर। ठीक है, उदयपुर कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है ना, तो वहीं से अरावली पर्वत के पास से इसका स्टार्टिंग होता है, और बहाव क्षेत्र देख लीजिए राजस्थान से गुजरात में पड़ता है, और खंभात की खाड़ी में ये मिल जाता है। उसके बाद हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती के नदी के तीनों शहर जो हैं ये साबरमती नदी के तट पे हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका माही नदी। ठीक, तो माही नदी से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहाव क्षेत्र देखें तो यह मध्य प्रदेश से शुरू होता है, राजस्थान में पहुंचता है, और राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाता है, और गुजरात से खंभात की खाड़ी में चला जाता है, खंभात की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, अगर इसकी हम विशेषता देखें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है। तो प्रश्न पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी की हम बात करें तो देखिए इसका उद्गम स्थल अमरकंट पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर पड़ता है, और ये अमरकंट मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंट क्षेत्र में पड़ता है, अमरकंट का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पर नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। बहाव क्षेत्र देखिए इसका बहाव किधर होता है, तो मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र में पहुँचता है, और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में जाकर और खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक, तो महाराष्ट्र में यह नदी 80%, गुजरात में 1.85% और 11.5% खंभात की खाड़ी में, मतलब पानी का अंश जाता है वहाँ तक। ठीक, अब इसकी विशेषता देखिए कि मध्य प्रदेश की जीवन धारा इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो नदी है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है, विंध्य। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि ये विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो किसके बीच बहती है नर्मदा नदी, विंध्य और सतपुरा। नर्मदा और सोन ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान पर बहती हैं। ठीक, अमरकंट से निकलती है, याद रखिएगा। तो नर्मदा और सोन नदी अमरकंट से निकलती है एक ही क्षेत्र से, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है, इम्पोर्टेंट है। आगे देख लीजिए, आगे आपका प्रश्न है माही नदी। ठीक है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, रिप्टेड है। नर्मदा ये भी रिप्टेड है। अब ये जो देखिए आपका कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं, शरावती नदी और गंगावेली नदी। ठीक है, ये कहाँ गिरती है, कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो शरावती नदी, गंगावेली नदी जो है कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी कहाँ है, केरल में है, अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी कहाँ है, केरल में है। और भरतपुजा नदी कहाँ है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपके शरावती नदी और गंगावेली नदी कर्नाटक में पड़ता है, पेरियार नदी केरल में है, भरतपुजा नदी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये गिरने वाली नदियाँ हैं अरब सागर में, इसे देख लेना है। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी की हम बात करें तो देखिए ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो आपका इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, बैतूल जिले में पड़ता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। ठीक है, और इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता देख लीजिए। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और ज्वारन मतलब जो ज्वारन मुख है
वहाँ पर क्या निर्माण करती है, ज्वार नदी मुख का एक निर्माण करती है वहाँ पर। और सूरत ताप्ती नदी के तट पे है। तो सूरत जो शहर है गुजरात का, ये ताप्ती नदी के ही तट पे स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखें मांडवी नदी। तो मांडवी नदी देखिए, तो मांडवी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के भीमागढ़ स्थान। ये कहाँ पड़ता है, पश्चिमी घाट पर पड़ता है, ठीक, कर्नाटक के ही क्षेत्र में है, लेकिन कर्नाटक का एक जगह है भीमागढ़, वहीं से इसका स्टार्टिंग होता है। और बहाव क्षेत्र देखें तो ये अरब सागर हो गया। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पे है। याद रखिएगा, गोवा की जो राजधानी पणजी है ये कहाँ है, तो मांडवी नदी पर है दोस्तों, ठीक है। और ये ज्वार नदी की बात करें तो ये गोवा से स्टार्टिंग होता है इसका और अरब सागर में जाकर मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अरब नदी से रिलेटेड, भारत की नदियों से रिलेटेड। इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया। फिर अगला पॉइंट जो होगा इंपॉर्टेंट उसे हम अपलोड कर देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।